ओके, चलिए नोट्स दिखाइए, अपन ने कहाँ तक कर लिया था। ओके, देखिएगा, हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो ये है कि संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, और गुरुत्वीय बल, भार बल, वेट, जिसको अपन कहते हैं। इसमें हमने क्या सीखा, आखिरी क्वेश्चन से एक बार मैं फिर से पिक करता हूं सिचुएशन को, और मैं कहता हूं कि यहां पर अगर ये द्रव्यमान m1 m2 m3 है, इन दोनों के बीच की जो ये संपर्क सतह है, इस पर संपर्क बल n1, इस संपर्क सतह पर संपर्क बल n2, और यहां पर यही संपर्क बल n3। और हमने क्या सीखा है, गौर से सुन लीजिएगा, हमने सीखा है कि जब इस तरीके की स्थितियां हैं, n1 n2 n3 निकालना है, सबसे पहले n1 निकालने के लिए या तो आप बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, गौर से ध्यान से सुन लेना पूरी बात को, जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, आपको यहां पर इस पर स्वतः एक गुरुत्वीय बल लगाना पड़ेगा और संपर्क सतह से वस्तु की तरफ एक नॉर्मल लगाना पड़ेगा जिसका नाम है n1। और चूंकि आपको दिख रहा है कि ये निकाय अपने आप ना तो जमीन में धंस सकता है, ना हवा में ऊपर उड़ सकता है, जैसा है वैसा रखा रहेगा, यानी कुल बल मुझे क्या दिखाने होंगे, शून्य, जीरो, साम्य अवस्था। और यहां इसीलिए n1 का मान आ जाएगा m1। बिल्कुल वैसे ही n2 कैलकुलेट करेंगे, तो n2 कैलकुलेट करेंगे तो क्या कर देंगे, इस m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। गौर से देख लेना इस m2 को, ये सबसे ज्यादा दुख देती है बीच वाली जो बॉडीज रहती है ना, ये अपने को यहाँ पर। तो हमें क्या बताया जाएगा कि इस पर चूंकि संकट क्या है, एक तो ऊपर भी संपर्क सतह है, इस संपर्क सतह पर क्या बल लग रहा है, किधर लगेगा, वस्तु की तरफ। तो सतह से वस्तु किधर है, नीचे, तो यहां पर ये लगेगा नीचे की ओर, जिसका नाम होगा, फिर नीचे भी संपर्क सतह है, यहां से किधर, ऊपर की ओर, जिसका नाम क्या होगा, n2, ये वाला। और नीचे एक भार बल जो लगना ही है, m2। और फिर से साम्य अवस्था होने के कारण हम बलों को जब यहां बराबर करेंगे, तो n2 बराबर नीचे n1 भी है और m2g भी है। और चूंकि n1 का मान ही m1g है, तो दोनों द्रव्यमान यहां जुड़कर m1 प्लस m2 इंटू जी बन जाएंगे। सेम काम यहां पर n3 में भी हो जाएगा। और हमने अंत में ये कंक्लूजन बताया था, हमने कहा था कि जब इस तरीके से ढेर सारी एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंटें रखी हो, और जो संपर्क बल होता है, संपर्क बल किसी वस्तु का प्रॉपर्टी नहीं है, वो सतह की प्रॉपर्टी है। किसकी है, सतह की। तो जिस सतह पर अपने को संपर्क बल निकालना है, इन सिंपल कंडीशंस में हमें सिर्फ इतना सा करना है कि उस सतह के ऊपर कितने द्रव्यमान रखे हैं। तो पहली सतह जो n1 वाली है, उसके ऊपर कितने द्रव्यमान रखे हैं, तो आंसर सीधा सीधा यहां से क्या भी लिखा जा सकता था, यहां कितने द्रव्यमान रखे हैं, तो यहां कितना लिखा जा सकता था, m1 प्लस, और बिल्कुल अंत में m1 प्लस m2 प्लस m3। अबे उड़ोगे क्या तुम, कॉपियां किताबें तो ऐसे उठा उठा के पटक रहे हो जैसे पहाड़ी फेंकोगे। अब जैसा मैंने कहा कि यहां पर वस्तुओं के हिसाब से नहीं देखा जाता संपर्क बल, संपर्क बल देखा जाता है सतहों के हिसाब से। तो कितनी संपर्क सतहें यहां पर अपने को नजर आती है, तो पहली संपर्क सतह यहां वाले बल को मैं कहना चाहता हूं n1, तो अपने आप मैं नीचे नाम दे देता हूं n2, n3, n4, n5, n6 और n7। इनके मान बता दीजिए।
हो गया। सीधा सा यहां से अगर मैं N1 पूछूं तो 20, N2, N3, N4, N5, N6 160 है ना, और N7 N6 कितना होगा 170। अच्छा 130 और 40 170, और फिर N7 220। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। कोई दुखी हो तो इसमें बात कर ले जल्दी से। कुछ भी नहीं, सिंपल सा काम हमने क्या देखा कि जिस संपर्क सतह है वहां से ऊपर कुल कितने द्रव्यमान है इनटू जी, जी मतलब 10। तो यहाँ 2 किलो इसके ऊपर द्रव्यमान है तो N1 का मान 2 किलो, 2 × 10 20। यहाँ कुल द्रव्यमान ऊपर कितना है 5 किलो तो 50, यहाँ 10 किलो तो 100, यहाँ 120, यहाँ 13 तो 130, यहाँ 17 तो 170, और यहाँ 22 तो 220। सवाल लिखें। वस्तु का त्वरण एवं वस्तु का त्वरण एवं अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करें, यानी नॉर्मल रिएक्शन। अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करें। पहले वाले में बोलो कि देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बात को ध्यान से सुन लेना, समझ आ जाएगा आराम से, और यही चीजें आगे बढ़ेंगी अपने, इसीलिए मैं इस सवाल को एक बार बताता हूँ। हमने कहा कि इस वस्तु का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यहीं पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, तो हमने देखा कि नीचे क्या लग रहा है mg, कितना 100 न्यूटन।
संपर्क सतह से लंबवत प्रतिक्रिया बल क्या लग रहा है? अभिलंब, यहां से अपन ने अभिलंब बल लगा दिया। मुझे पता है कि ये वस्तु जब चल सकती है अगर यहां पर, तो चलने की संभावनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो ऊपर और नीचे के बल बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर नॉर्मल बराबर नीचे वाला बल 100। बात को गौर से सुनिएगा कि अगर यहां पर नॉर्मल 100 आया है, यानी नॉर्मल कैसा आया है? धनात्मक। कैसा है? इसका मतलब यहां पर क्या होगा? हमेशा अपने को इस स्थिति में नॉर्मल का मान 100 मिलेगा। नॉर्मल का मान 100 धनात्मक है, यानी यहां पर संपर्क बना रहेगा। और संपर्क बना रहेगा का मतलब है कि ये वस्तु अभी यहां इस स्थिति में, इस सवाल में हवा में नहीं उड़ सकती। हवा में उड़ेगी कब? जब उस वस्तु पर लग रहा नॉर्मल, धरातल के द्वारा लग रहा नॉर्मल क्या हो? शून्य या ऋणात्मक। शून्य या, यहां पर धनात्मक है, यानी वस्तु धरातल के संपर्क में है। अब धरातल के संपर्क में चल पाने के लिए यहां वस्तु को क्या करेगी? या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। अब ये वस्तु किस तरफ जाएगी? फिलहाल जिधर बड़ा बल है। तो कुल त्वरण बराबर एफ नेट अपॉन टोटल मास। और यहां पर एफ नेट अपना कितना हो गया? 50 आगे 10 पीछे, और टोटल मास 10। तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस दूसरे सवाल की बात करें अगर, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? घटकों को रिजॉल्व कर लेना पड़ेगा। और घटक रिजॉल्व करने के लिए हम यहां पर बात करते हैं कि ये 100 है, ये वाला घटक 50 हो जाएगा ना पक्का। और ये घटक कितना हो जाएगा? 50√3। कोई दुख है क्या? ये कॉस घटक होगा, है ना। कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर। तो ये 50 और ये 50√3। इधर कुछ भी नहीं है, और इधर ऊपर एक और नीचे एक। हमने क्या सीखा? सबसे पहले हम ऊर्ध्वाधर घटकों को बैलेंस कर लेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटकों में यहां ऊपर नॉर्मल प्लस 50√3 और नीचे 100। √3 का मान 1.7 मान लेता हूं, है ना। 1.7 मान लेता हूं। 1.7 को एक बार 50 से गुणा करो, 85। कर लो गुणा सब लोग। 1.7 गुणा 50, जीरो से उधर अपन ने पॉइंट हटाया तो 17। 17 गुणा 5 85। तो यहां से नॉर्मल कितना लिख दूं? 15 न्यूटन लिख सकता हूं ना भाई? लगभग। अरे यार, नॉर्मल प्लस 50, इसको लगभग 1.7 लिख दिया, 100 हो गया। नॉर्मल बराबर ये हो गया 85, और यहां से नॉर्मल आ गया 15। इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया कि यहां पर भी संपर्क बल है। नॉर्मल है यानी संपर्क बना रहेगा। अब वस्तु अगर संपर्क में रहेगी धरातल के संपर्क में, तो क्षितिज में ही, धरातल पर ही चल सकती है। वस्तु धरातल से ऊपर उड़ती कब है? जब नॉर्मल 0 हो जाता है, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। यहां धरातल के संपर्क में, अब इसका त्वरण किधर आएगा? जिधर कुल बल ज्यादा है। तो किधर है कुल बल ज्यादा? 50 की तरफ। तो यहां पर कुल मिलाकर त्वरण जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 माइनस 20/10। कितना? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पीछे वाला लिख लिया ना? हाँ, नहीं, ये तो कर लेना पर यार, इसमें तो क्या सिंपल हो जाएगा ये तो। आप इसको ट्राई कर लेना, उसको तो खुद से कर लेना। एक और ऐसा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। काम वही करना है आपको, नॉर्मल और त्वरण।
चलिए इस वाले सवाल में बात करते हैं, इसमें कितना आ रहा है नॉर्मल 50 और त्वरण देखते हैं। सबसे पहले घटक यहां पर अगर अपन इसके करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 का cos 60 यानी 10 और इधर 10√3, जिसे लगभग कितना लिख दूं मैं 17, वही √3 1.7 गुणा 10 17। इधर ये इधर ऊपर ऊपर नॉर्मल और नीचे mg कितना 100। ऊपर नीचे वालों को पहले हिसाब बराबर कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 30 प्लस नॉर्मल प्लस 17 बराबर 100। तो नॉर्मल यहां से कितना हो गया 53। अब क्षैतिज में उधर 40 और इधर, तो त्वरण किधर होगा पीछे की तरफ, इधर ये त्वरण की दिशा। तो त्वरण यहां पर हो जाएगा कुल बल 40 माइनस 10/10 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नॉर्मल माइनस और त्वरण, नॉर्मल अगर माइनस में आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा संपर्क छूट जाएगा, और संपर्क छूटते से ही नॉर्मल को क्या लिख दोगे 0। अब इसके बाद इसका त्वरण बताना है कि त्वरण अगर इसका संपर्क छूट चुका है तो ये वस्तु त्वरण 0 और नॉर्मल भी 0। चलो नॉर्मल पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने कहा नॉर्मल कितना बोलना है आपको 0 या माइनस 150। अबे नॉर्मल को माइनस में कभी नहीं बोलेंगे भाई। नॉर्मल अगर नेगेटिव हो गया यानी संपर्क छूट गया, संपर्क छूट गया यानी नॉर्मल। नॉर्मल हमने कहा था ये अभिक्रिया जो प्रतिक्रिया अभिक्रिया बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। यहां ये मान इस बात को बताता है कि जितना तेजी से उन दोनों सतहों को दबाया जा रहा है ये मान उतना ही ज्यादा होगा। पर अगर दोनों सतहें दूर जा चुकी हैं तो यहां पर ये लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल गायब हो जाएगा, यानी एन का मान 0 लिखेंगे, नेगेटिव कभी भी नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप इस सवाल के थ्रू मैं आपको फिर से क्लियर करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर सारे बलों के घटक दिखा दूंगा। तो इस बल का ये घटक आपके पास आया होगा 120, इसका ये घटक आया होगा 160, इसका ये घटक आया होगा आपके पास 120 और ये घटक आया होगा 90। ऊपर एक और बल आपने लगाया होगा नॉर्मल और नीचे बल लगाया होगा mg यानी 100। ऊपर और नीचे वाले बलों को अगर बराबर करूं तो ये हो जाएगा 90 प्लस नॉर्मल प्लस 160 बराबर mg यानी 100। और यहां से नॉर्मल निकल के आ गया माइनस का 150, जिसको हम कह देते हैं कि नॉर्मल नेगेटिव संभव। तो यहां से हम नॉर्मल का आंसर कितना लिख देंगे 0। अब मैं यहां से क्या समझाना चाहता हूं कि गौर से इस वस्तु को फिर से देख लें। इस वस्तु पर नॉर्मल जो आपने लगाया था, जो नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव को आप हटा के क्या कर चुके हैं 0। अब मुझे बता दें कि ऊपर की ओर नॉर्मल हटाने के बाद कुल कितने बल बचे, जिनका योग नीचे कितना है 100। क्षैतिज दिशा में कितना है कुल बल, इधर 120 उधर भी, तो क्षैतिज दिशा में कुल बल। ऊर्ध्वाधर दिशा में यहां पर ऊपर कितना नजर आ रहा है 250 और नीचे नॉर्मल नहीं लगाना है, नॉर्मल क्योंकि संपर्क रहा ही नहीं। अब मुद्दा यह है, मैंने पूछा कि नॉर्मल, तो आपने बता दिया नॉर्मल का आंसर 150 माइनस में ना देकर कितना देना है। अब मुद्दा यह है कि आपको त्वरण भी बताना था यहां पर, हाँ के ना। अब आपने देखा क्षैतिज दिशा में तो 120 और 120 यानी क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण, यानी मैं कहूं तो यहां पर कि ax वाला त्वरण कितना है, तो आपका आंसर होगा 0। पर क्या y दिशा में त्वरण है, क्या ये वस्तु हवा में ऊपर सीधा 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 ऊपर जा सकती है। तो y दिशा वाले त्वरण ay को पता करने के लिए y दिशा में कुल बल
लिख सकते हो 250 माइनस 100/10 और आ जाएगा कितना 15 मीटर/सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। चले आगे। नत तल पर जो गतियां यहां पर अपने को देखने को मिलती है उनको एक बार गौर से अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया अपना नत तल जिसका जो कोण है क्षैतिज के साथ वो थीटा कोण है। सुनते जाइएगा। और यहां पर एक वस्तु रखी हुई है एम द्रव्यमान की। ये जो नत तल होता है ये होता है फिक्स्ड, फिलहाल फिक्स्ड, ये चलेगा नहीं। और साथ के साथ ये हो जाएगा स्मूथ, चिकना। और अब इस पर एक ब्लॉक अपन ने रख दिया और इस ब्लॉक पर रखे गए जो ब्लॉक है इस पर लगाए गए सभी बलों को अपने को दिखाना है। तो सीधी सीधी बात है, हम सबसे पहले यहां पर इस ब्लॉक पर दिखाते हैं बाह्य बल। क्या कोई बाह्य बल फिलहाल है? नहीं है। तो दूसरा यहां से क्या हो जाएगा? mg। हमने जब सदिश पढ़ा था, घटकों की बात की थी, तो हमने कहा था कि एक तो नत्तल के लंबवत और एक नत्तल के अनुदिश, दो घटक यहां पर इसके किए जाते हैं। हाँ जी। उसमें ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होने के कारण ये घटक क्या बन जाता था? mg। और ये घटक mg। फिर यहां पर एक और बल आएगा, कौन सा? नॉर्मल। ये नॉर्मल यहां से आएगा इस तरफ, सतह के लंबवत वस्तु की ओर। और ये नॉर्मल जिस दिशा में है, पहले हमने सीखा है कि हम इसी दिशा में बलों का यहां पर समायोजन कर लेंगे पहले इस तरफ। तो यहां पर ये ऊपर की ओर लग रहा बल और नीचे की ओर लग रहा बल क्या हो जाएगा? बराबर। तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा हो जाएगा। और अब क्षैतिज दिशा यानी नत्तल के अनुदिश देखो कितने बल हैं? एक ही बल है, कौन सा? उस बल को जीरो कर पाओगे क्या? नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो क्या वस्तु का त्वरण यहां पर शून्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी वस्तु त्वरित गति से चलेगी किधर? नीचे। अरे हाँ। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि वस्तु पर लगाया गया कुल बल क्षैतिज दिशा में यानी इस नत्तल के अनुदिश दिशा में कुल बल हो जाएगा मास द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहां से त्वरण हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन। ये चीज हम यहां से कहते हैं। तो सवाल यहां पर कैसे कर सकते हैं? काम आपका वही है। आप सवाल चाहे तो लिख ले, आपको ज्ञात जो करना है वो है एक तो नॉर्मल और एक वस्तु का त्वरण। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। मैं फिगर बना दे रहा हूं।
कितना? एक। अच्छा, और दूसरे नीचे वाले पे? आराम से शांति से उस ऊपर वाले को देखो पहले। जो भी बल आप घटकों में वियोजित करेंगे वो नत्तल के अनुदिश और नत्तल के लंबवत करेंगे, उसके हिसाब से अपने को नॉर्मल वस्तु पर कुल बल त्वरण नजर आएगा। ऊपर की ओर कितना? 1। और नॉर्मल? चलिए मैं बताता हूं इस वाले सवाल में। सबसे पहले आप यहां पर जो वस्तु पर बल लग रहा है वो देख रहे हैं कितना? 40। इसके साथ आपको ये भी नजर आता है कि यहां हम नहीं चाहेंगे फिर भी mg तो लगेगा ही लगेगा। mg किधर लगेगा? नीचे, जिसका ये वाला घटक क्या हो जाएगा? mg cos 30 डिग्री, जिसका मान आप कितना लिख देंगे? 50√3। और ये वाला mg sin 30, जिसका मान 50। और एक और n। बहुत बड़ी। हमने बार बार एक ही चीज कही है कि आप पहले इन वाले बलों को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आपका डिसीजन जो भी होगा होना चाहिए। तो इन बलों को पहले एडजस्ट कर ले बेटा। ऊपर वाले कुल बल बराबर, तो हम यहां से क्या लिख देंगे? नॉर्मल बराबर 50√3। फिर हम आ जाएंगे नत्तल के अनुदिश। नत्तल के अनुदिश ऊपर कितना? जो बाहर से लग रहा था, नीचे कितना? जो गुरुत्व ने लगाया। तो कुल बल किधर नजर आ रहा है? यानी वस्तु किधर की ओर चलना प्रारंभ कर देगी? किसी त्वरण ए से। और वो त्वरण ए क्या होता है? कुल बल। कुल बल मतलब 50 - 40/10, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नत तल पर नीचे की ओर, नत्तल के अनुदिश नीचे की ओर। इसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन में। वापस से वही घटक वगैरह सब अपने को देखने हैं। नीचे mg लग रहा होगा, सेम टू सेम ये नीचे वाला घटक कितना हो जाएगा बेटे? ये वाला भी सेम। अभी देखो यहाँ ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल किसके बराबर? बिल्कुल वही सवाल। अभी नत्तल के अनुदिश ऊपर कितना, नीचे कितना? तो क्या ये खिंचकर ऊपर जाएगा? और जाएगा तो त्वरण किधर आएगा? और कितना आएगा? वापस से 50 - 60, 10/10। 60 - 50, 10/10। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस ये हो जाएगा नत्तल के अनुदिश ऊपर की ओर। बढ़ाऊं बात आगे?
चले देखिएगा, काम वही है, दोनों संपर्क अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल और त्वरण दोनों चीजें ज्ञात करनी है। कितना आएगा? नॉर्मल 68 और त्वरण किधर? नीचे। इस वस्तु पर कितने अभी बल लग रहे हैं? 3। एक 20 न्यूटन जो आपने हमने लगाया, एक गुरुत्वीय बल mg जो लग रहा होगा, एक संपर्क बल जो इस पर ये नत्तल लगा रहा होगा। सबकी दिशा के बारे में अपन जानते हैं ना, और सबके घटकों के बारे में भी लगभग हम जानते हैं। घटकों का मेरा कहने का मतलब क्या है, शायद आप समझ गए होंगे कि अगर mg की बात करता हूं तो ये क्या हो जाता है? mg sin थीटा हो जाता है। ये वाला mg cos थीटा हो जाता है। ऊपर की तरफ नॉर्मल हो जाता है। तो ये सब लगभग लगभग अपन जानते हैं। जो थोड़ा सा ट्रिकी हमें काम करना है वो किसके लिए करना है? उस 20 न्यूटन वाले बल के लिए। और उसमें भी बहुत बड़ा लोचा नहीं है, क्योंकि ये 20 न्यूटन का जो बल इस 37 डिग्री के कोण पर लगाया जा रहा है, इसको दो घटकों में वियोजित करना आसान है। कैसे? कि 20 का कॉस 37 घटक ये 16 हो जाएगा, और ये 20 का साइन 37 घटक 12 हो जाएगा। कोशिश करें कि जिसको वियोजित कर दिया वहां गोला बना दे, ताकि अपने को ध्यान रहे कि अब इस 20 न्यूटन का कोई काम नहीं है, क्योंकि 20 न्यूटन के दो घटक आप ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये हट जाएगा, मतलब इसको अब ध्यान नहीं देंगे। हमारे ध्यान देने के लिए 1 2 3 4 और 5। इसमें से भी mg cos थीटा का मान अगर निकालना चाहे तो 10 किलो पर 37 के अकॉर्डिंग cos 37 की वैल्यू 4/5, और mg कितना 100, तो 100 का 4/5 80, और ये वाला 60 हो जाएगा। फिर हम कहां से बात शुरू करते हैं? नत्तल के लंबवत, वर्टिकल से। बहुत बढ़िया, वर्टिकल से। और वर्टिकल में ऊपर लग रहे कुल बल बराबर, तो ऊपर 12 प्लस बराबर, तो नॉर्मल बराबर
68। फिर आ जाते हैं नत तल के अनुदिश। अनुदिश वाले बलों को देखेंगे, नीचे 60, ऊपर 16, कौन बड़ा? 60 बड़ा, तो डेफिनेटली किधर त्वरित होगा ये? तो कुल बल यहाँ पर नत्तल के अनुदिश नीचे लिखा जाएगा कितना? 60 माइनस 16, बट एक कुल द्रव्यमान में 7 के साथ लिख देता हूं तो 44 4.4 आ जाएगा। मानते हैं? इसका और एक एप्लीकेशन मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, या चलो एक पहले एक और सिंपल सवाल ले लेते हैं। अबे समझ आ रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं सवाल में? इसमें हमने बिल्कुल क्षैतिज एक बल लगा दिया 40 न्यूटन का। वापस से कैलकुलेट आपको दोनों चीजें करनी है, नॉर्मल और त्वरण। 10 किलो का ब्लॉक है। हाँ जी बेटा। ऊपर नीचे, नीचे और नॉर्मल 104। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, घटक निकालने हैं। और आप जानते हैं यहाँ पर कि और कुछ ना सही पर इतना तो पता है कि mg का इधर जो घटक आएगा वो कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन लिख दो। इधर जो आया होगा, इसके अलावा यहाँ ऊपर बचा कौन जिसको इसके घटकों में वियोजित करेंगे? एक तो नत्तल के अनुदिश और एक नत्तल के लंबवत। कोण अगर ये 37 है तो ये वाला भी 37 होगा। तो ये घटक क्या हो जाएगा? 40 cos 37, जिसका मान है 32।
और ये घटक क्या हो जाएगा 40 साइन 37 जिसका मान 24। अब cos 37 का तो मान पता होना चाहिए ना यार। तो cos 37 अपना 4/5, तो 40 गुणा 4/5 अपने को 32 देता है, और 40 गुणा 3/5 अपने को 24 देता है। फिर इसके बाद हमारी बात बनती है कि ये नत्तल के ऐसे लंबवत वाले, तो ऊपर कौन, नीचे कौन कौन, कुल मिलाकर 104। फिर नत्तल के अनुदिश वाले, ऊपर 32, नीचे कौन बड़ा, तो किधर त्वरित होगा ये ब्लॉक, किसी त्वरण ए से, तो कुल बल यहां पर हो जाएगा 60 माइनस 32/10, 2.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बात। एक छोटा सा इसमें काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन निकल कर आता है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। एप्लीकेशन कुछ ऐसा निकल कर आता है, ये एक नत तल है हमारे पास, जिसका ये कोण है 30 डिग्री। यहां से एक वस्तु को विराम से फिसलाया जाता है। विराम का मतलब है प्रारंभिक वेग 0, और ये यहाँ से वस्तु फिसलकर नीचे 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 बिल्कुल नीचे तक आती है। और ये इसके नत्तल की ये जो लंबाई दे रखी है, ये लंबाई दे रखी है 10 मीटर। और अपने को बताना है कि यहाँ नत्त तल के बिल्कुल निचले सिरे तक पहुंचने में इसे समय कितना लगेगा। हाँ, इसमें एक चीज का काइनेमेटिक जो मैंने कहा ना, उसका यूज आएगा, गति की द्वितीय समीकरण एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वस्तु छोड़ते से ही नत्तल के अनुदिश किधर आएगी, किसकी वजह से, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा का मान निकालो पहले तो, 5, g/2 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं अपन। और उस त्वरण से गति करेंगे, और शुरुआत कहां से, विराम से। विराम मतलब u 0, कुल विस्थापन, अरे वहां से यहां आना है, तो s की जगह क्या रख दूंगा 10, प्रारंभिक वेग की जगह 0, त्वरण की जगह 5, और ये समय का स्क्वायर। पक्का। ऐसे सवालों में दूरी कुछ कम ज्यादा हो जाएगी, कोण बदल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहता है। त्वरण 5 कैसे आया बेटा, नत्तल के अनुदिश नीचे की ओर इसे फिसलाने में जिम्मेदार जो घटक है वो mg साइन थीटा है, जिसके कारण जो त्वरण का मान हमने अभी से 3 स्लाइड पहले गिनकर ये लिखा है, 2 ही स्लाइड पे मिल गया। तो हमें नत्तल के अनुदिश जो त्वरण मिलता है वो जी साइन थीटा मिलता है। जी 10 है, साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा आप देखोगे ना, तो थीटा 30 डिग्री है, तो जी साइन थीटा का मान हो जाएगा g/2 या 5।
तो यहाँ पर वो त्वरण अपने को 5 मिल गया है, कुल विस्थापन 10 चलना है, ये 2 से इधर 20 हो जाएगा, 20/5 बराबर टी स्क्वायर, 20/5 यानी 4, तो टी बराबर 2 सेकेंड। ठीक है मुद्दा यहाँ तक? चले अगला हेडिंग आप लिखेंगे, करें शुरू? तो गौर से ध्यान से सुनना, सामान्य सी बातें हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि हम फिजिक्स की कुछ बातें करेंगे, फिजिक्स की नहीं, हम नॉर्मल दैनिक जीवन की बातें करेंगे। फिजिक्स की सिर्फ एक बात यहां पर होगी, वो ये कि जब हम द्रव्यमान को नापते, किसी भी भार, किसी बल को नापते हैं बेटे, तो बल जब केजी वेट में दिया जाता है और जब आप उसे न्यूटन में बदलना चाहते हैं तो जी से मल्टीप्लाई करते हैं। जी का मान 9.8 है तो 9.8 से गुणा कर देंगे, सवाल कहता है 10 तो 10 से गुणा कर देंगे। और उल्टा कि अगर नॉर्मल इसके न्यूटन से किसमें जाना हो तो यहां से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। फिजिक्स का या मैथ्स का इतना सा इसमें काम है। इसके अलावा सारी हमारी दैनिक जीवन की बातें हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले तो अगर किसी बंदे से पूछा जाए कि उसका भार कितना है, उसका वजन कितना है, तो वो जवाब देता है 60 किलो, तो ये चीज गलत होती है, क्योंकि 60 किलो वहां पर उसका भार ना होकर क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा। तो उसको तकनीकी रूप से सही अगर किया जाए तो उसका आंसर होना चाहिए 60 केजी वेट, 60 केजी वेट। तो अब उस 60 केजी वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो 60 किलो का आदमी अपना जवाब क्या देगा, 600 न्यूटन। क्या देगा, 600 न्यूटन। तो वास्तव में उस 60 किलो के आदमी का भार बल कितना है, 600 न्यूटन है, जिसे वो आदमी न्यूटन में ना बताकर किस में बताता है, केजी वेट में बताता है और कहता है 60। पर वो गलती फिर भी क्या करता है कि वो केजी बोलता है, केजी वेट ना बोलकर। तो या तो अगर आपको 60 ही कहना है तो आप केजी ना बोलकर केजी वेट बोले, आपका भार। और अगर आप केजी ही बोलना चाहते हैं तो फिर गलत है, आप या तो फिर उसको 600 बोले न्यूटन में बोलकर। आई बात थोड़ी थोड़ी समझ में, कि किसी आदमी का द्रव्यमान 60 किलो है तो उसका भार बल या तो 600 न्यूटन बोला जाना चाहिए या 60 केजी वेट बोला जाना चाहिए। ये हमारे सवालों के हिसाब से बोलेंगे, अभी भी अपन वही जितना भी बोलना है, जो भी बोलना है, किलो में तो किलो में ही बोलेंगे, हम सवालों के लिहाज से बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बात को और ध्यान से सुनना। तो हम यहां से कहते हैं कि वास्तव में ये अपेरेंट भार बल, आभासी भार बल होता क्या है। तो अपेरेंट से पहले अपन एक्चुअल की बात करते हैं। मैंने एक बात यहां पर शायद जरूर कही होगी कि जब तक कोई भी अपने पास फ्रेम नहीं दिया जाए, हम हमेशा धरती को, धरातल को ही अपना फ्रेम मानेंगे। नहीं कही है तो मैं यहां से ये बात कह देता हूं कि जब तक किसी सवाल में नहीं कहा जाए आप किस निर्देश तंत्र से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो निश्चित रूप से अपन अपने धरातल को, इस धरती को ही निर्देश तंत्र मानेंगे। और उसी हिसाब से मैंने कहा कि एक आदमी यहां पर बिल्कुल जमीन पर ऐसे खड़ा हुआ है और ये चाहता है कि यार ये कितना अपने आप को भारी महसूस करता है, इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में कितना भार बल ये महसूस करता है, यानी mg कितना महसूस करता है, वो हम जानना चाहते हैं। अपने आप में ये कितना भारी है आदमी। इस बात को पता करने का एकमात्र उपाय यहाँ पर क्या है कि हम क्या करें, इसके पैरों के नीचे क्या लगा दे, एक मशीन लगा दे, जिसको कहते हैं वजन तोलने की मशीन या वेइंग मशीन। क्या कहते हैं, वेइंग मशीन।
वो वेइंग मशीन क्या करेगी बेटे, वो वेइंग मशीन क्या करेगी, इस आदमी के पैरों और जमीन के बीच का नॉर्मल नाप लेगी। तो वेइंग मशीन कुछ भी नहीं करती भाई। होता क्या है, जैसे मैं खड़ा हूं तो फर्श पर मैं बल लगा रहा हूँ, ये फर्श मुझ पर बल लगा रहा होगा, बीच में हमने एक मशीन फिट कर दी, वो मशीन क्या करेगी, हम दोनों के बीच में लग रहे उस संपर्क बल को नाप देती है। वो संपर्क बल अगर ज्यादा है तो मुझे मेरा भार ज्यादा नजर आएगा, वो संपर्क बल कम है तो मुझे मेरा भार कम नजर आएगा। और फिलहाल हम धरती पर सामान्य रूप से खड़े हैं, तो इस स्थिति में जो हम भार नापेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक भार। क्या हो जाएगा, वास्तविक भार। तो हमने क्या किया, धरती पे खड़े हो गए, अपने पैरों के नीचे मशीन, वेइंग मशीन लगा दी, और जो वेइंग मशीन नापती है उसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यू अपेरेंट, आभासी भार, जो कुछ और नहीं होता, नॉर्मल ही होता है। इसको आप लिख देंगे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब कैसे हम यहां पर इन चीजों को डील करते हैं, गौर से देख लीजिएगा कि ये जो आदमी यहां पर खड़ा हुआ है जमीन पर, इस पर इस संपर्क के कारण संपर्क सतह से लंबवत ऊपर बल लगेगा नॉर्मल। ये चूंकि धरातल पर चुपचाप से खड़ा हुआ है तो धरातल इसको नीचे की ओर आकर्षित करेगा mg बल लगाकर। और चूंकि ये आदमी यहाँ पर इस धरातल पर खड़ा हुआ है, यहाँ साम्य अवस्था में है, कुल बल 0, तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg। यानी कुल मिलाकर n बराबर mg में ये इसका क्या हो जाएगा, w एक्चुअल। क्या हो जाएगा बेटा, यानी जब एक व्यक्ति स्थिर अवस्था में या धरातल पर खड़ा होता है तो अपना वास्तविक भार ही महसूस करता है, जिसे हम पृथ्वी पर उसका वास्तविक भार W एक्चुअल के नाम से, mg के नाम से जानते हैं, जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8, तो 9.8 ले लेंगे, 10 तो 10 ले लेंगे। ये इसका वास्तविक भार हो गया। अब कुछ स्थितियां यहां बनती है। सबसे पहले केस 1 कि यदि ये आदमी अपने उस धरातल पर खड़ी स्थिति से संतुष्ट ना होकर किसी एक लिफ्ट के अंदर आ जाए, और ये लिफ्ट यहां पर नियत वेग या स्थिर अवस्था, मतलब दोनों स्थितियां एक साथ चलेंगी, कि या तो ये नियत वेग से चलती हुई लिफ्ट है या रुकी हुई लिफ्ट है बेटे। और उसको मैं इन शॉर्ट फिर से लिख देता हूं, या तो वेग क्या है या फिर वेग क्या है, कांस्टेंट। और इन दोनों स्थितियों में त्वरण क्या होता है, v। और अब हम जानना चाहते हैं कि इस हालत में लिफ्ट के अंदर आदमी का जो आभासी भार है वो किसके बराबर होगा, कितना होगा। तो गौर से सुनना, मुद्दा उतना भी नहीं है, मुद्दा यह है कि हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम अब से बनाएंगे, ये चीजें यहाँ पर उपलब्ध हम करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ये आदमी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस आदमी पर बाह्य बल कोई है, नहीं है। इस आदमी पर गुरुत्वीय बल है, होगा, बिल्कुल होगा, जब तक ये धरती की शरण में है तब तक इस पर गुरुत्वीय बल जरूर होगा। फिर दूसरा हम देखते हैं क्या यहाँ पर संपर्क बल है, तो बिल्कुल आदमी अगर खड़ा हुआ है किसी सतह पर तो सतह के संपर्क में है, और जब तक संपर्क में है इस धरातल से, संपर्क सतह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल जरूर मिलेगा। त्वरण क्या है, जब तक तो एफ नेट बराबर एम ए, अरे हाँ, एफ नेट बराबर ए क्या है, तो एफ नेट भी क्या होगा, एफ नेट क्या है, कुल बल, कुल बल क्या होगा, 0, कुल बल क्या होगा, इसका मतलब ऊपर लग रहा है कुल बल बराबर, इसी को साम्य अवस्था कहना चाहिए। तो यहां से ऊपर लग रहे कुल बल बराबर नीचे लग रहे कुल बल, और ये इसी नॉर्मल को हम क्या कहना चाहते थे, डब्ल्यू अपेरेंट, आभासी भार। आके ना, और वो किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू एक्चुअल के। तो कुल मिलाकर ये हालत बनी। पर जब हम यहां पर केस नंबर 2 की बात करेंगे, गौर से सुनते जाना, इसमें मुझे लगता नहीं यहां तक कोई तकलीफ है किसी को। केस नंबर 2 की बात करेंगे, और यहां पर हम कहते हैं कि एक लिफ्ट है, और लिफ्ट यहां पर मैं लिख देता हूं अपवर्ड एक्सेलरेशन, समझ जाएंगे आप लोग। अपवर्ड एक्सेलरेशन मैंने यहां पर लिख दिया, यानी ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट मैंने बना दी। और हमारा काम अभी भी वही है, आप और हम क्या जानना चाहते हैं बेटे, डब्ल्यू अपेरेंट जानना चाहते हैं, आभासी भार जानना चाहते हैं।
तो वापस से फ्री बॉडी डायग्राम का हम सहारा लेंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस पर पृथ्वी के कारण mg लगा दूंगा, संपर्क सतह के कारण ऊपर नॉर्मल लगा दूंगा, फिर मैं देखता हूं कि क्या यहाँ पर कुल त्वरण शून्य नजर आ रहे हैं, क्या वस्तु त्वरित है, क्या सवाल ने हमें ऐसा बोला है, त्वरण किस दिशा में है, तो कुल बल भी किस दिशा में होगा, कुल बल किधर होगा, कुल बल किधर होगा, यानी लग रहे बलों में से बड़े वाले बल किधर वाले होंगे, छोटे वाले बल किधर वाले होंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, हमेशा जो भी रिजल्टेंट होता है उसके लिए हमेशा क्या लिखते हैं, बड़ा सदिश माइनस वही परिणामी सदिश होता है। तो बड़ा सदिश यहां पर आप और हम क्या समझे हैं, माइनस बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और हमारा टारगेट क्या निकालना है, डब्ल्यू अपेरेंट, जो किसके थ्रू निकल आएगा, एन के थ्रू, यानी नॉर्मल ही मुझे मेजर करना है। तो नॉर्मल, इस mg को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा प्लस का mg प्लस का ma, और नॉर्मल बराबर mg प्लस। तीसरी स्थिति यहां पर हमारी क्या बनेगी कि लिफ्ट यहां पर नीचे की ओर त्वरित, तो मैं लिख देता हूं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वापस से उसी कहानी को रिपीट करते हैं, थोड़ा सा फ्लो में अपन साथ में बात करेंगे तो कॉन्फिडेंटली अपन चीजों को एक साथ समेट पाएंगे मिनिमम एफर्ट से। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, होने दो, हमारा काम है इस वस्तु पर लग रहा है, यानी व्यक्ति पर लग रहे हैं कुल बल बताना। तो वह व्यक्ति पर नीचे संपर्क है कि नहीं है इसका, पैरों का है, तो पैरों से यहां पर ऊपर की ओर, अब ये वस्तु त्वरित है कि नहीं है, किधर है त्वरण, नीचे त्वरण, यानी कुल बल किधर होने चाहिए, यानी जो भी बल लग रहे हैं उनमें से नीचे वाले बल बड़े होने चाहिए, तो बड़ा बल माइनस, तो बड़े बल यहाँ पर नीचे वाले होंगे, तो mg माइनस एन बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और एन एन ही क्या है, w अपेरेंट इज इक्वल टू मास, और ये मैंने यहां से एक साथ ऐसा लिख लिया। और लास्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, मुक्त पतन का मतलब है कि लिफ्ट जो है जिसके ऊपर केबल वगैरह है वो केबल्स काट दी गई है, और ये लिफ्ट मुक्त पतन की अवस्था में यानी गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ नीचे गिर रही है। बात को ध्यान से सुनिएगा, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा हुआ था, जैसे ही केबल काट दी है, केबल काटते से ही ये लिफ्ट किस त्वरण से नीचे गिरेगी, आदमी भी जी त्वरण से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, दोनों के दोनों जी त्वरण से वहां नीचे आना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि संपर्क बल या अभिलंब प्रतिक्रिया बल या आभासी बल भार जो है वो डब्ल्यू कितना है। तो हमने यहाँ पर आदमी का फोटो बनाया, हमने बात की कि इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा है, ऊपर की ओर किधर है त्वरण, तो कुल बल कौन सा बड़ा, तो क्या लिख दूंगा, mg माइनस नॉर्मल बराबर m इंटू ए का मान, अब mg से mg तो नॉर्मल, इसी को कहते हैं कि वो जब मुक्त पतन की अवस्था में आ चुकी होगी लिफ्ट, उस स्थिति में नॉर्मल जीरो हो जाएगा, और इसी को यहां पर कहते हैं भारहीनता, यानी वो अपने आप में भारहीन महसूस करने लगेगा, उसको लगेगा कि मुझ में कुछ जैसे भार ही नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि बेटे यहां पर स्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि जब एक व्यक्ति या तो जमीन पे खड़ा है या किसी एक नियत वेग से चलती लिफ्ट में खड़ा है, उसको जो यहां पर अपना भार मिलेगा वो क्या मिलेगा, वास्तविक भार mg ही प्राप्त होगा। पर जब वो एक ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में चला जाता है तो उसको अपने वास्तविक भार mg से ज्यादा, यानी वो खुद को थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से भारी महसूस करने लगेगा, और उस भारी महसूस करने वाले फॉर्मूले को हमने क्या सीखा, एम जी प्लस ए। ऐसा कब होगा, जब लिफ्ट, और इसके साथ हमने बात की कि यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित है तो क्या मिलेगा, एम जी माइनस ए, यानी अपने वास्तविक भार से भी कम उसको भार महसूस होगा, और उसमें अगर मुक्त पतन वाली स्थिति आ जाएगी, यानी लिफ्ट जी त्वरण से ही नीचे गिरने लगेगी, तो वो अपने आप को
भारहीन महसूस करने लगेगा। ये लिफ्ट, ये आदमी, लिफ्ट चल रही होगी शायद कहीं पे ऐसे, इसका ऊपर का ये रस्सियां काट दी गई हैं, तो ये लिफ्ट मुक्त पतन से नीचे गिरेगी। ये आदमी का और लिफ्ट के पैरों का संपर्क छूटेगा नहीं, दोनों एक साथ सेम त्वरण जी से गिरेंगे, पर संपर्क छूट भी नहीं रहा, पर संपर्क में कोई बल भी, नॉर्मल जीरो आ रहा है। यानी एक तरीके का ऐसा है कि हाँ बस संपर्क में है, पर ये संपर्क बल यहां पर नहीं आ रहा। संपर्क बल कब आ रहा था? जब या तो ये लिफ्ट क्या हो रही थी, ऊपर या नीचे जी से कम त्वरण से जा रही थी। अगर जी से वो गिरने लगेगी तो हम यहाँ पर नॉर्मल जीरो कहेंगे। आदमी बिल्कुल लिफ्ट के साथ जैसा था वैसा का वैसा ही नीचे 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 जाता गिरता चला जाएगा। तो आप यहां से इसे लिखना शुरू करें। आपके शेड्यूल में कोई अपडेट हुआ है क्या परसों की छुट्टी का? कुछ ऐसा मतलब है क्या, नहीं है छुट्टी? नहीं है? नहीं, मैं क्या बता दूं भैया, हमें आपसे पता लगता है, तो मैं तो इसीलिए आपसे पूछता हूँ। यहाँ जो भी होता है बच्चों से पता लगता है ना। वो तो बता देना भाई यार, मैसेज कर देना मेरे को। क्या? सोऊंगा भाई यार, कुछ नहीं, बस मैं सोऊंगा पूरे दिन। मैं एक दिन अपनी जिंदगी में ऐसा जीना चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे सो, 24 घंटे पूरे, और बस सोते जाओ। लिखा? अभी लिखा भैया? अरे हो गया। यार ये बच्चे बड़े हैं क्या? बाद में भी कोई ज्वाइन किया क्या? अभी लेटेस्ट पिछले 7-8 दिन के अंदर कौन नया है इस बैच में?
एक दो तीन चार, कब, इस वीक में या इसके पहले वाले वीक में? एनएलएम शुरू होने से बाद में कौन आया है? तू। तो पहले से ही तो था। हाँ, मर्जी तेरी मर्जी है। ऐसे मर्जी चलाएगा ना भाई तो एनटीए वाले भी अपनी मर्जी चलाने लग जाएंगे, 4-5 साल दिलवा लेंगे एग्जाम तेरे से, है ना, मजाक मजाक में फॉर्म के पैसे ले लेंगे, कोचिंग वाले कोचिंग की फीस ले लेंगे। किसी को कितना ही आता हो, देखो सीधी सी बात है, मैं तो ये मानता हूँ किसी को कितना ही आता हो ठीक है, समय के साथ चलेंगे, यानी जीरो से मानकर बैठेंगे क्लास में, शांति से सीखेंगे, पूरे साल वही सेम रूटीन फॉलो करेंगे तो अंत अच्छा होगा। बीच बीच में आपको ये लगने लगेगा कि ये मुझे आता है, तो फिर ये भ्रम तो भैया ले डूबेगा, क्योंकि होता कुछ भी नहीं है, जो कंटिन्यूटी है वो बिगड़ी और फिर खत्म है मामला, फिर साफ है एकदम। लिखा। सवाल लिख लेते हैं। कंक्लूड अगर करूं इस बात को तो सीधी सी चीज आपको ध्यान ये रखनी है, क्वेश्चन में उलझोगे, इसलिए मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि कोई निकाय, चाहे वो लिफ्ट के अंदर हो या कैसा भी हो, अगर उसका त्वरण शून्य है या उसका वेग नियत है, तो वास्तविक भार ही आभासी भार के तौर पे नजर आएगा, यानी कुल मिलाकर mg ही वहां पर अपने को मिलने वाला है। परंतु अगर अपने को अपवर्ड दिशा में ऊपर की ओर त्वरित स्थिति दे दी जाएगी तो वहां एम जी प्लस ए हो जाएगा, यानी वास्तविक भार से ज्यादा भारी आप अपने आप को महसूस करने लगोगे। और एम जी माइनस ए कब होगा? जब नीचे की ओर त्वरित हो जाएगा। और उसमें भी हमने क्या सीखा कि यदि मुक्त पतन की स्थिति हो तो भार हीनता प्राप्त हो जाती है। सवाल लिखते हैं। एक वस्तु का या एक व्यक्ति का आभासी भार, एक व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार का, एक व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार का 2/5 गुना है, 2/5 गुना है, तो लिफ्ट के त्वरण की दिशा व त्वरण का परिमाण ज्ञात करो। तो लिफ्ट के त्वरण की दिशा व परिमाण ज्ञात करो। भाई ऐसा कब हो सकता है? जब त्वरित किसी वस्तु में बैठा हो, त्वरित वस्तु को हमने लिफ्ट मान लिया, और लिफ्ट के अंदर बैठे उस आदमी के लिए कि वो पहली बात तो त्वरित किधर होगी, त्वरित किधर होगी? क्यों ऐसा भैया? क्योंकि वास्तविक भार से भी कम भार उसे प्राप्त हो रहा है, वास्तविक भार का मात्र 2/5। तो अगर वो हल्का महसूस कर रहा है ना, समझ रहे ना, और हल्का महसूस कर रहा है, और हल्का कब महसूस करते हैं? जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है। अब वो त्वरण का परिमाण भी आपको बताना है।
तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं, सबसे पहले अपने को दिया है कि जो आभासी भार है वो उसके वास्तविक भार यानी एक्चुअल वेट का 2/5 गुना है। एक्चुअल होता है mg, mg का भी 2/5 यानी हल्का, और हल्का उस स्थिति में हम यहां से कह सकते हैं नीचे की ओर त्वरण है। और हम नीचे की ओर त्वरण की स्थिति में आभासी भार का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, mg माइनस mg। एक्चुअल को मैं mg लिख सकता हूँ। ओके, m से m काट कर हम यहां से इसे वज्र गुणा कर देंगे, तो 5g माइनस 5a बराबर 2g। इस 5a को एक तरफ ले लेंगे तो 5a बराबर 3g, 7 नहीं 3, और त्वरण a बराबर हो जाएगा 3g/5। आप चाहे g का मान 9.8 तो 9.8 रख के निकाल लें, 10 है तो 10 रख के निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। g के टर्म्स में ये का यही आ जाएगा सेम। सवाल लिखें। लिखें। एक 50 kg का व्यक्ति, एक 50 kg का व्यक्ति स्वयं का आभासी भार एक 50 kg का व्यक्ति स्वयं का आभासी भार 75 kg वेट, 75 kg वेट, केजी वेट को ऐसे लिखते हैं बेटे, के जी और बीच में डैश लगा के वेट, 75 kg वेट पाता है तो लिफ्ट का त्वरण व त्वरण की दिशा ज्ञात करो। तो लिफ्ट का त्वरण व त्वरण की दिशा ज्ञात करो। क्या हो जाएगा, आदमी खुद के भार से भारी महसूस कर रहा है या हल्का, खुद का वास्तविक भार कितना होगा उसका, 50 kg वेट, 50 किलो का आदमी है तो 50 kg वेट उसका एक्चुअल वेट है, और वो भार कितना महसूस कर रहा है, 75 महसूस कर रहा है। और ऐसा कब होगा, जब लिफ्ट और ऊपर की ओर अगर त्वरित है, तो उस स्थिति में हम क्या लिख देते हैं, mg+a बराबर w अपेरेंट। और w अपेरेंट यहां पर कितना लिख दूंगा न्यूटन में, द्रव्यमान कितना है आदमी का 50, जी कितना 10, और ए मुझे पता करना है, ए आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर। एक सवाल और लिखो, एक व्यक्ति
त्वरण ए से ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में, ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में आभासी भार, आभासी भार 70 केजी वेट महसूस करता है। समान त्वरण ए से नीचे की ओर, समान त्वरण ए से नीचे की ओर त्वरित लिफ्ट में, समान त्वरण ए से नीचे की ओर त्वरित लिफ्ट में आभासी भार, आभासी भार 40 केजी वेट हो जाता है। तो व्यक्ति का वास्तविक भार ज्ञात करो, तो व्यक्ति का वास्तविक भार ज्ञात करो। मुझे ईएलपी दे दें। ईएलपी 3 में आप नोट करें, ईएलपी 1 और 2 तो कंप्लीट है, ईएलपी 3 में कहां तक दे दिया था? सात आठ नौ तक दिया था। एक बार मैं वापस से इसमें टिक करा देता हूं। ईएलपी 3 में, ईएलपी 3 में 17 दे दिया था। ठीक है, ईएलपी 3 में 17 18 एक बार देख लेना आप, ईएलपी 3 में 17 18 और ईएलपी 4 पूरी कर लेना। ईएलपी 4 पूरी निपटा लेना। मॉड्यूल भी दे देना एक बार। मॉड्यूल में 16 तक तो शायद अपन ने कर ही लिया था। उसके बाद आप लिख लो 17 18। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में 17 18 21 22 23 23 के बाद 24 नहीं हो पाएगा भैया आपसे अभी। ये दो ठीक है, काफी है। और जो अपना ईएलपी बेसिक मैथ्स वेक्टर वाला था वो हो गया पूरा, है ना? उसमें कंप्लीट 10 तक ही है शायद से। और जिसके भी डाउट्स रहे हो वो या तो शाम को आके मिल लेना, जिसको बहुत ज्यादा डाउट है। और दूसरी चीज एक बात बताओ भैया कि ये बेसिक मैथ्स वेक्टर के बाद भी काफी लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों के दुख की हमने तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, फिर भी यहाँ पे आके बीच में टपक गए, है ऐसा कोई? एक दो, बहुत सारे, सभी लोग? इन लोग एक बार संख्या बता दे तो मैं फिर उसका एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंजमेंट होगा, और कुछ भी नहीं होगा। शाम को आना पड़ेगा दोबारा। शुरुआत बेसिक मैथ से करेंगे, बेसिक मैथ्स के लिए बता दें। तू क्यों झंडू इधर हाथ ऊपर कर रहा है? तू जब क्लासेस थी तब तो आता नहीं था। हाँ, अच्छा इसलिए नहीं आता था, ठीक है।
उसकी मर्जी है। चलिए तो मैं करवाता हूं व्यवस्था, देखते हैं। हाँ, नहीं समझ आया। आंसर किसका? आंसर इसका कितना आ रहा है? 55। 55 केजी वेट। केजी वेट, भार बल की बात कर रहे हैं। 55 केजी वेट या 550 न्यूटन।